हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। ये इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है उसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो 77 से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 76 तक सॉल्व कराए गए थे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 81 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शी सेड आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी। देखिए, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से काइंड का है, यानी वो असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। इसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट है उसका फर्स्ट वर्ड क्या है। आप देख सकते हैं आपके इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। आई हमारा क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है ना। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा असर्टिव सेंटेंसेस। यानी जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट वर्ड नॉर्मली क्या होता है, कोई सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमारे सामने लिखा हुआ है आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी, ये असर्टिव सेंटेंस है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, शी सेड है तो शी सेड ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेड का हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम सेड को सेड रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है। और आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। यानी आई और वी जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, शी लिखा है। आई हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ना। तो हमें शी का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा और शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा शी। अब ध्यान हमें देना है ये कि सेंटेंस जो लिखा था उसमें कुछ खास बात तो नहीं है। तो देख लेते हैं। लिखा है आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी। वो बता ये रही है कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करती हूँ, चाय के कप के साथ। यानी वो अपनी आदत बता रही है, हैबिट उसकी है। यानी चाय पीना उसकी क्या है, आदत है। तो अगर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर सेंटेंस में कोई हैबिट बताई जाती है, कोई आदत बताई जाती है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। यही वजह है कि हम यहाँ पर बिगिन को चेंज नहीं कर रहे हैं, बिगिन को रहने देंगे बिगिन। लेकिन इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा था वो आपका बहुवचन लिखा था, है ना। तो इसके साथ हमने क्या लगाई थी, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बढ़ गया है, एस बढ़ गया है। अब हमारी ये क्या है, माई है। माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ना। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अभी आपको हमने बताया जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, शी लिखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आई का पॉजिटिव केस माई लिखा है तो हमें शी का कौन सा केस लिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर माई हमारा पॉजिटिव केस है तो शी का भी हमें पॉजिटिव केस ही लिखना पड़ेगा। और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर। तो हम यहाँ पे कर देंगे हर। हर डे विद आ कप ऑफ टी। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस हमें क्या करना पड़ा है, जो प्रोनाउन है उन्हें हमने चेंज किया है। और जो वर्ब है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, प्रेजेंट की वर्ब थी इसलिए प्रेजेंट में ही वो रख दी गई है। तो हम देख लेंगे जिस सेंटेंस में, जिस भी ऑप्शन में आपको ये सेंटेंस दिखाई दे वो राइट होगा। यानी ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है शी सेड दैट शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ टी। तो चलिए देखते हैं किसमें ऑप्शन ये राइट है। शी सेड दैट शी हैड लिखा है तो ये तो रॉन्ग हो गया है ना, चेंज थोड़ी ना करनी है वर्ब, तो ये रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर 2 लिखा है शी सेड दैट शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ टी। ये देखिए बिल्कुल राइट है
क्योंकि इसमें कंजंक्शन दैट लगा हुआ है। शी आई था वहाँ पर, आई को बदल दिया शी में, और बिगिंस देखिए बिगिंस ही रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये हैबिट बता रहा था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब। अब देखिए सेंटेंस जो हमारा दिया है वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है। देख सकते हैं किससे शुरू हो रहा है, WH टाइप है ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका मतलब WH टाइप इंट्रोगेटिव है। अब जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, उसमें सेड हो या सेड टू हो उसे चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड हिम। अब हमें क्या करना है, देखना है, क्योंकि हमारे WH टाइप सेंटेंस है इसलिए कोई भी कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ही कंजक्शन मान लेंगे। यानी वाई है तो हम लिख लेंगे वाई। लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रखनी है, बल्कि हमें रखना क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू लिखा है। अब यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं यानी यू, योर और यू, ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है हिम, यानी यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हमें हिम का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ही। एक आपको ट्रिक बताते हैं, अगर आपको सेंटेंस में डू या डस दिखाई दे एज अ हेल्पिंग वर्ब और उस सेंटेंस में आपको कहीं पर नॉट ना दिखाई दे, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना चाहिए, डू या डस को हटा देना चाहिए। जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए। वर्ब हमारी क्या दी गई, वांट दी है, इसलिए हम वांट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे वांटेड द जॉब। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस जो हमारा होता है वो असर्टिव बन जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग इस तरह से सेंटेंस को बना देंगे। तो ध्यान दीजिए जिसमें भी ऑप्शन होगा वो हमारा सेंटेंस राइट माना जाएगा। यानी शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब। तो चलिए चेक करते हैं, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट है, इसलिए हम ए को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 78 है, ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। तो अब आप देखिए सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। यानी ये भी हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ में आप देख सकते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यानी सेंटेंस जो हमारा दिया गया है वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन सा काइंड है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ही को ही रहने देंगे, सेड टू हमारा जो होगा वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड हर। अब हम क्या करेंगे, जब हम इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिए, सीधा ही नहीं बना देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है यू, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, हर लिखा है। अभी आपको बताया कि जो केस होगा वही केस में चेंज होगा। तो यू हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ना, इसलिए हम हर का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है, इसलिए हम लिख लेंगे शी। कैन बदल जाता है कुड में ना, यानी नंबर 2 पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कैन बदलेगा कुड में, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कुड। ठीक, उसके बाद जो हमारी वर्ब है उसको लिखेंगे, कुड वर्क ऑन सैटरडेज, यानी और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज। तो आप देखिए जिस भी ऑप्शन में ये सेंटेंस लिखा है वो राइट हो जाएगा आपका। चेक करते हैं ऑप्शंस। लिखा है ही आस्क्ड हर इफ यू कैन, कैन आया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कुड में चेंज होना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये सेंटेंस जो हमारा है वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड हर इफ शी वर्कड ऑन सैटरडेज। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्कड आ रहा है, जबकि जो हमारा सेंटेंस लिखा है उसमें क्या आया है, उसमें कैन आया, यानी जिसमें कुड होगा वो ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। तो चलिए देखते हैं कुड किस में दिया है। कुड जो हमारा दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए लिखा है ही आस्क्ड हर इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज, इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79, आई सेड टू हर यू लुक पेल। तो अब आप देखिए जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी शुरू हो रही है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रही है ना, अभी आपको बताया। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, जो हमारा सेंटेंस है वो असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज होता है, असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा सेड टू है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, यानी आई टोल्ड हर। अब हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे दैट। अब ये हमारा क्या लिखा है, यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हर लिखा है, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्टिव केस था, इसलिए हम हर का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे शी। अब ये क्या लिखा है, लुक लिखा है। लुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में। लुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड। उसके बाद जो पेल लिखा है उसको पेल लिख लेंगे, लुक्ड पेल। आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल। अब आप देखिए जिस भी ऑप्शन में सेंटेंस है वो राइट है, चलिए देख लेते हैं। आई टोल्ड हर दैट यू लुक पेल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं यू को चेंज ही नहीं किया गया, यू को यू रहने दिया, लुक को लुक रहने दिया है, तो ये चेंज हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ यू की जगह शी आएगा और लुक की जगह लुक्ड आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आई टोल्ड हर दैट यू लुक्ड पेल, देखिए इसमें भी यू को चेंज नहीं किया गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल। हाँ, इसमें देखिए हमारा चेंज कर दिया गया है, लुक को चेंज किया गया लुक्ड में और यू को चेंज किया गया था शी में। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि अब नीचे वाला देख लीजिए, इसमें जो फर्स्ट फॉर्म लुक ऊपर आई थी उसको चेंज कर दिया हैड में। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बदलती है सेकंड फॉर्म में, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द कैप्टन सेड हुर्रे वी स्कोर्ड अ गोल। अब आप देखिए सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, हुर्रे। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये जो हुर्रे शब्द है वो कब यूज़ किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, खुशी होती है ना। तो ये सेंटेंस कौन सा टाइप है, ये सेंटेंस का जो काइंड है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको ध्यान देने अब इसमें यह है कि जब भी सेंटेंस में हुर्रे दिखाई देता है तो जो हमारा सेड हो या सेड टू हो वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो आप सबसे पहले यही चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग कि सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय आया है कि नहीं। चलिए अच्छा बना के ही बता देते हैं आप लोग को। देखिए जो हमारा सेंटेंस है द कैप्टन, तो हम लोग लिखेंगे द कैप्टन। द कैप्टन लिख लिया हमने। उसके बाद जो हमारा सेड है वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जब भी हुर्रे आता है तो हमारा सेड चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ठीक है, अब हम इस हुर्रे को हटा देते हैं क्योंकि हमने एक्सक्लेम विद जॉय पहले ही लिख लिया है। अब हम लगाएंगे कंजक्शन दैट। अब वी हमारे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, और वी क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए ध्यान रखिए जब भी वी आता है तो वो चेंज हो जाता है दे में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दे। अब आया स्कोर्ड। स्कोर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म बदल जाती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, तो हैड स्कोर्ड लिख लेंगे, हैड स्कोर्ड आ गोल। अब आपको सबसे पहले आप इस पे फोकस करिएगा कि सेंटेंस में जो हमारा सेड है वो चेंज किस में हुआ। अगर वो एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज हुआ है तो सेंटेंस आपका वही वाला राइट होगा। अगर किसी ऑप्शन ऐसा हो जाए आपके साथ कि एक से ज़्यादा सेंटेंस में एक्सक्लेम विद जॉय लिखा है तो फिर पूरा सेंटेंस बना के देखिए। चलिए चेक कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 लिखा है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली स्कोरिंग अ गोल। ये तो नहीं सही है क्योंकि आपको बताया कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड अ गोल। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्सक्लेम विद जॉय दिखाई दे रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं किसी और ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया, एक्सप्रेस जॉय लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 में वॉज जुबिलियंट लिखा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो राइट है। द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड अ गोल, इसलिए बी ऑप्शन हमारा हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस। अभी आप देखिए जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हो रही है, डोंट से, है ना, डू नॉट से शुरू हो रही है। यानी सेंटेंस जो हमारा लिखा है वो कौन से टाइप का है, वो सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो इम्परेटिव है क्योंकि आपको मना किया जा रहा है। देखिए जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं।
दो तरह से कब बन सकते हैं, जब सेंटेंस हमारा कोई नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा दिया गया है वो नेगेटिव है ना, डू नॉट से शुरू हो रहा है। तो डू नॉट से जब शुरू हो रहे हैं सेंटेंसेस हैं तो दो तरह से बन सकते हैं, दोनों तरह से हम देख लेते हैं इसे। देखिए सबसे पहले जो हमारा सेड टू है वो बदल जाएगा फॉरबिड में। ही फॉरबिड देम है तो हम देम रहने देंगे। फॉरबिड मतलब होता है मना किया। तो जब हम फॉरबिड लगा देते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो डू नॉट है उसे हम हटा देते हैं, इसे हम नहीं लिखेंगे। जो हमारी वर्ब है उससे पहले केवल टू लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या लिखी, मेक लिखी है, इसलिए मेक से पहले लगा लेंगे टू। अब भी जब हमने टू लगा लिया तो जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वर्ब क्या बन गई, इन्फिनेटिव बन गई, क्योंकि वर्ब से पहले क्या लगा था, टू लगा था, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम लोग पहले यहीं से चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं सेंटेंस के जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें फॉरबिड वाले पैटर्न पे सेंटेंस बना हो, यानी इस तरह से लिखा हो, ही फॉरबिड देम टू मेक अ नॉइस। तो चलिए पहले चेक करते हैं, अगर नहीं ऐसा होगा तो दूसरा टाइप बताएंगे आपको। सेंटेंस नंबर 1 आपका लिखा है ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर बी है ही टोल्ड देम नॉट मेक अ नॉइस, ये भी रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर सी है ही फॉरबिड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। रुकिए, यहीं पर आप कहीं ये ना सोचने लगेगा कि फॉरबिड दिया तो सेंटेंस सही हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें फॉरबिड दिया है ना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना ना, मना किया। तो जब फॉरबिड दिया होता है तो अपने साथ ये नॉट नहीं लेता है, जबकि आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट भी दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो अब ये ऑप्शन राइट नहीं, ऊपर वाले भी दोनों राइट नहीं थे, तो हो सकता है डी वाला राइट हो। तो चलिए देख लेते हैं डी वाला कैसे राइट हो सकता है, ऊपर सेंटेंस को बना के बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखिए एक तो आपको फॉरबिड से बनाना बताया, दूसरा तरीका ये है कि सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो हम सेंटेंस में जो सेंस निकल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग सेड या सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, उसने उनसे कहा शोर मत मचाओ, यानी वो उनसे क्या कर रहा है, उन्हें आदेश दे रहा है। तो इसलिए हम सेड को बदल देंगे, सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, यानी ही ऑर्डर्ड देम। ठीक, अब जब हमने सेड टू को ऑर्डर में बदला है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट में से केवल डू को हटाएंगे, नॉट को नोट करेंगे। अब जो हमारी वर्ब है क्योंकि हम उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं तो मेक से पहले लगा लेंगे टू, मेक आ नॉइस। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इसी पैटर्न पे बना है। आप दोबारा से चेक कर लीजिए, लिखा है ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं ताकि आप देख लीजिए, ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 84 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। चलिए देखते हैं। द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स, एक फ्रेजल वर्ब आपके सामने दी गई है जो है टेक आफ्टर, और उसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि टेक आफ्टर का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं लीव द ग्राउंड, यानी मैदान छोड़ देना। ऑप्शन नंबर इसका बी है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ऑप्शन नंबर सी है रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, यानी कि किसी के चरित्र या रंग रूप या रूपरेखा में एक समान होना। और ऑप्शन नंबर डी है रेप्रिमेंट, मतलब किसी को डांटना या फटकारना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा। ध्यान से देखिए, जो टेक आफ्टर है ना, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के समान प्रतीत होना, है ना, किसी के समान लगना। एंड जैसे कोई आपने सुना होगा कि कभी कभी कहता है कोई कि आप अपने पापा के जैसे बिल्कुल दिखते हैं ना, तो या फिर आप अपनी मम्मी की जैसी दिखती है। तो यहाँ पे जो टेक आफ्टर है इसका मतलब यही होता है सदृश्य होना, किसी के समान होना। इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही बताया जा रहा है रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है ऑल वीमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज। इससे पूछा जा रहा है कि जो आपका जो सेंटेंस दिया गया है ना, इसका जो बनाने का तरीका है, यानी सेंटेंस में आपका कौन सा फॉर्मेट यूज हुआ है। केवल वर्ब और सब्जेक्ट आया है, वी मतलब वर्ब है और एस मतलब सब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में केवल वर्ब आया है और सब्जेक्ट आया है। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं। देखिए वर्ब क्या आई है, इसमें वर्ब है लव और सब्जेक्ट क्या है ऑल वीमेन, है ना। तो हमारे देखिए केवल वर्ब और सब्जेक्ट तो नहीं आया है, क्योंकि इसमें क्या है ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज भी लिखा है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट भी लिखा है। इसका मतलब इस सेंटेंस का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह से होगा, ऑल वीमेन हमारा सब्जेक्ट है, लव हमारी वर्ब है और ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज हमारा ऑब्जेक्ट है।
यानी कि एस, वी और ओ वाला ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं जो कि बेस्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, यानी क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 87 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, यानी पूछा जा रहा है एक शब्द जो आपके दिल में अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकट करता है, वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। ऑप्शन दिए हैं इंटरजेक्शन कहलाएगा, या फिर कंजक्शन कहलाएगा, या फिर प्रीपोजिशन कहलाएगा, या फिर एडवर्ब कहलाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखिए जो इसमें राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंटरजेक्शन। जो हमारे मन में अचानक से जो भावनाएं आती हैं, जो फीलिंग्स आती हैं ना, उसमें जो हम एक्सप्रेशन देते हैं जैसे ओह, व्हाट, यानी जो हमारा सरप्राइज का मूड होता है, जो हम बोलते हैं व्हाट, तो जो हमारा ये भाव है वो किस में आ गया, वो हमारा इंटरजेक्शन ही है। या हम लोग किसी चीज़ को देखकर बोले ओह, या फिर बोलते हुर्रे, या फिर अलास, तो ये सब हमारा जो भाव है वो कौन सा है, ये सब इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की पहचान ये भी होती है जो इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ही बॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच। पूछा जा रहा है कि इस जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ही बॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच में एज वेल एज क्या है। तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ही बॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच, कहा जा रहा है कि उसने ड्रेस के साथ साथ घड़ी भी खरीदी। देखिए ड्रेस के साथ साथ यहाँ पर जो एज वेल है, एज है, ये कंजक्शन है। क्या कर रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है। देखिए ड्रेस और वॉच को जोड़ने का काम कर रहा है। एज वेल इसलिए हमारा क्या है, एज वेल एज जो है वो कंजक्शन है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए वो ये कह रहा है कि उसने ड्रेस और घड़ी खरीदी। तो आप और को तो जानते हैं, यानी एंड को तो जानते हैं कि वो कंजक्शन होता है। इन द सेम वे जो हमारा एज वेल एज है ये भी हमारा कंजक्शन ही है। तो जिस ऑप्शन में हमारा कंजक्शन लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ए में तो नाउन लिखा है, गलत हो गया, प्रीपोजिशन भी रॉन्ग है। हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है आ कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, द अंडरलाइन पोर्शन इन द अबव फ्रेज इज। अच्छा, जो आप अंडरलाइन पार्ट है देख लीजिए किस पार्ट को उन्होंने अंडरलाइन किया है। पूछा जा रहा है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस। पूछा जा रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये आप इसको किस तरह का पोर्शन मानेंगे। यानी आप इसे क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव बोलेंगे, या पोस्ट मोडिफायर बोलेंगे, या प्री मोडिफायर बोलेंगे, या फिर हेड वर्ड बोलेंगे। तो यहीं से पहले हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। देखिए जो हेड वर्ड होता है ना वो हमेशा नाउन होता है। ठीक, हेड वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। दूसरा प्री मॉडिफायर क्या होगा, जो नाउन की विशेषता बताएगा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा ना वो हमारा होगा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो हमारा होगा प्री मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, पोस्ट मॉडिफायर होता है जो नाउन के बाद आता है। जो नाउन के बाद आएगा ना वो पोस्ट मॉडिफायर होगा। क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव होगा। तो हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया है वो कहाँ पर यूज हुआ है। लिखा है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है, यानी जो सब्जेक्ट के पार्ट में आया है वो हमारा नाउन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो क्या है, डिस्कवरीज है, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट का मेन पार्ट है। तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा हेड वर्ड है, हेड वर्ड। अब हेड वर्ड से पहले देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है, हेड वर्ड से पहले आया ना, ये नाउन से पहले आया है। जो हमारा नाउन से पहले आता है वो प्री मॉडिफायर कहलाता है, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहा है, डिस्कवरीज की विशेषता बता रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यानी कैसी डिस्कवरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो किसकी विशेषता बता रहा है, डिस्कवरीज की विशेषता बता रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, प्री क्वालिफायर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं प्री मॉडिफायर हो जाएगा, है ना। तो इस जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यू हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन।
ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, शुड, मस्ट, कुडंट या फिर नीडंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जो आपको फिल करना है। यू हैव वाटर्ड द फ्लावर्स, कहा जा रहा है कि आपको पानी फूलों को देना है या नहीं देना है, ये तो आप जो भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। जो अगला सेंटेंस लिखा है वो हम बता देते हैं आपको क्या लिखा है। लिखा है फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, क्योंकि बारिश हो रही है। अब आप समझिए, बारिश हो रही है तो फूलों को पानी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए ना, यानी जब बारिश हो रही है तो फूलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। लिखा है शुड, यू शुड हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, तुम्हें पानी, पौधों को, फूलों को पानी देना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता, जब बारिश हो रही तो पानी देने की क्या ज़रूरत, इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। मस्ट मतलब और भी अधिक ज़रूरी होता है ना। मस्ट मतलब यानी यू मस्ट हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है कि पौधों को पानी दो क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही तो पानी देने की क्या ज़रूरत है। लिखा है कुडंट और नीडंट, तो आप ऐसे ही देख लीजिए, नीडंट आया ना, वो कह रहा है तुम्हें पौधों को पानी यानी फूलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ना। यू नीडंट हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, तुम्हें फूलों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 89 तक आपको क्या करना है, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो ढूंढना है, यानी जो गलत स्पेलिंग है वो बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। कैरर, ट्रम्फ्री, साइंटिफिक, सोनोरियस, आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। पहले तो हम इन शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। देखिए, कैरर मतलब होता है देख रेख करने वाला, और ट्रम्फ्री मतलब होता है घटिया, भद्दा, और साइंटिफिक मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, और सोनोरियस मतलब होता है मधुर। लेकिन जो स्पेलिंग सोनोरियस की लिखी है वो बिल्कुल ही गलत लिखी है। ऐसा इसलिए गलत लिखी है क्योंकि इसमें क्या नहीं होना चाहिए। जो सोनोरियस की स्पेलिंग होती है वो इस तरह से है, SONOROUS, यानी जो हमारा रॉन्ग इसमें दिया है वो क्या दिया है, यू दिया है, यानी स्पेलिंग होनी चाहिए SONOROUS, और सोनोरियस मतलब होता है मधुर, मीठा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें भी आपको जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसे ढूंढना है। सबसे पहली स्पेलिंग लिखी सप्लीमेंट्री, जो बिल्कुल राइट है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है अतिरिक्त। अगला स्पेलिंग लिखी सरफीट, सरफीट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उबाऊ। तो इसमें जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होना चाहिए सरफीट में FIET नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए SURFEIT। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो राइट होगा, इसलिए जो बी वाले है ये स्पेलिंग गलत दी गई है, यानी यही वाली हमारी सही करनी है। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SURFEIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 91 तक आपको क्या करना है, जो स्पेलिंग सही है उसको ढूंढना है। तो आप देखिए, एक्यूमुलेट की स्पेलिंग लिखी है, और एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट की स्पेलिंग होती है ACCUMULATE। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, हेमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो हमारी स्पेलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। जो हेमरेज की सबसे सटीक स्पेलिंग जो इसमें राइट है वो सी वाली है। सी जो ऑप्शन हमारा है वो राइट है, HAEMORRHAGE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 94 तक जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड, यानी एक से ज़्यादा पत्नियों से यानी एक से ज़्यादा औरतों से एक ही समय में विवाह करना क्या कहलाता है। मोनोगैमी, मोनोगमी नहीं कहला सकता है, क्योंकि मोनोगैमी मतलब होता है एक पत्नी विवाह, तो ये तो नहीं हो सकता है। बाइगेमी, बेगमी मतलब होता है, बेगमी का मतलब होता है द्विपत्नी विवाह, यानी इसकी दो पत्नियां हों। पॉलीगमी, पॉलीगमी मतलब होता है बहुपत्नी विवाह। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, यानी जो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगमी मतलब होता है बहुपत्नी विवाह। और पॉलेंड्री,
पॉलिंड्री बचा ना, इसको बता देते हैं। पॉलिंड्री मतलब होता है बहुपति विवाह, एंड जिस महिला के एक से ज़्यादा पति हो वो पॉलिंड्री कहलाएगा, और जिस आदमी की एक से ज़्यादा पत्नियां हो वो जो प्रथा होगी वो पॉलीगमी कहलाएगी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी किसी भी भाषा के विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है शब्द संरचना, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि भाषा से रिलेटेड है। दूसरा है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब होता है ग्रंथ सूची, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी लिखा है पैलियोंटोलॉजी, इसका मतलब होता है जीवाश्मिकी, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी वाला लिखा है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा विज्ञान, यानी जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एन इमेजिनरी नेम अस्यूम्ड बाय एन अनदर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड, या अनदर नहीं बल्कि होना चाहिए ऑथर। एन इमेजिनरी नेम अस्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी काल्पनिक नेम जो राइटर है वो धारण करता है अपने नाम को छिपाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 98 तक फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है, जिसमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करने हैं। लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सी माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, हैव सीन माई फ्रेंड, या फिर हैविंग बीन सीन माई फ्रेंड। तो आपके अकॉर्डिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ में कौन सी वर्ब लगनी चाहिए, सी या सीइंग? इन दोनों में से ही कोई एक राइट है। अब आप सोचिए। देखिए जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो बी वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है ये अपने साथ जो वर्ब लेता है हमेशा जीरेंड लेता है, और जीरेंड क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है, तो आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहीं तो लगा हुआ है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। दे आर स्टिल वर्किंग, दे फिनिश्ड, दे आर स्टिल वर्किंग, वे अभी भी काम कर रहे हैं। दे हैवंट फिनिश्ड, उन्होंने अभी समाप्त नहीं किया। अब आपके अकॉर्डिंग हैडंट आना चाहिए या हैवेंट आना चाहिए, डिडंट और हैजंट नहीं आएगा, यानी ए या बी में से क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है ए वाला राइट होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए वर्ब हमारी कौन से टेंस की लगी है? प्रेजेंट की लगी है ना। अगर पहला सेंटेंस जो हमारा लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब है कि अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए वाला, इसलिए यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो है हैवेंट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ही इज रिपेयरिंग हिज कार विद अ व्यू टू, अभी यहाँ पे देखिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब सही होगी? सेल, सेलिंग, फॉर सेलिंग या हैव सोल्ड ऑल। देखिए टू जिस तरह से अभी आपको हमने ऊपर बताया लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने साथ जीरन लेता है, इन द सेम वे जो हमारा विद अ व्यू टू है ये भी अपने साथ में जीरन लेता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा। तो कौन से ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है? आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में लगा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। वी डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। अब इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको राइट वर्ब लगे वो चूज करना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैड ईटन, एट, वर ईटिंग या गॉट। तो आप देखिए हैड ईटन या एट इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए जो हमारा सेकेंड फॉर्म लगी है यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देख लीजिए जो हमारा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड क्या यूज़ हुआ है? यस्टरडे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली यस्टरडे, एगो या लास्ट वर्ड आने पर जो हमारा टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ड की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 99 से लेकर 100 तक आपको पैसेज को अरेंज करके बताना है। लिखा है थ्रू द लॉन्ग हॉट समर इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड कंटिन्यूली यू विल नीड टू अक्यूमुलेटाइज योरसेल्फ। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं। लिखा है इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन राइट है वो क्यू वाला है, इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड, यानी यदि आप योजना बनाते हैं कठिन प्रशिक्षण की, तो क्यू वाला ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं राइट है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर पी क्या लिखा है, थ्रू द लॉन्ग हॉट समर इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, यानी यदि आपको खुद को या किसी को भी प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं कब? लॉन्ग हॉट समर में, तो कंटिन्यूली लगातार तरीके से, यानी कंटिन्यूली
यू विल नीड टू अकलमेटाइज योर सेल्फ, तो आपको इसके लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा जो ए है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा राइट है। सबसे पहले लिखा जाएगा क्यू, फिर लिखा जाएगा पी, फिर लिखा जाएगा आर, फिर लिखा जाएगा एस। इसलिए जो हमारा क्यू पी आर एस ए वाले में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन ओकेजनली दो डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स। तो यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग होगी वो यहीं से शुरू होगा, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन। यानी सबसे पहले लिखा जाएगा एस, उसके बाद लिखा जाएगा पी। देख लेते हैं एस और पी किससे शुरू हो रहा है। डी वाला है, देखिए एस पी शुरू हो रहा है, उसके बाद आएगा आपका आर, आर लिखा है दो, फिर आएगा क्यू ओकेजनली। इसको आप 2-4 बार देख लीजिएगा, इनकी मीनिंग समझ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।